हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय खंड प्रताप। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रोनाउन में इस समय देख रहे थे पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव को बहुत ही डीपली पढ़ा था। उसको कैसे हम लोग कहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्या इसकी क्या ज़रूरतें पड़ती हैं, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए कभी यूज करते हैं, कभी ऑफ लगा कर नाउन के रिपीटेशन को रोकते हैं। ये हम लोगों ने पजेसिव प्रोनाउन को देखा था। पजेसिव एडजेक्टिव देखा था कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना कंपल्सरी होता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। ठीक है, तो जब वो नाउन की जगह यूज हो रहा है तो उसके आगे नाउन कैसे आ सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग ये देखा था कि कई पर्सन के प्रोनाउन अगर जो एक साथ एक वाक्य में यूज हो तो उनके लिए कॉमन प्रोनाउन क्या यूज लेते हैं। ठीक है, अगर जैसे आई यू वी एक साथ, आई वी यू ही एक साथ यूज हो गया तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। ठीक है, ये देखा था। और हिज के बारे में समझा था कि हिज पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में एक साथ काम करता है। ठीक है, तो देखिए अब आज से जो हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अब हट के होगा। ठीक है, ये अब जो आज से रूल हम लोग पढ़ेंगे वो रूल थोड़े से आपको डीपली समझने पड़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग खोल के समझना पड़ेगा। अभी तक जो मैंने समझाया वो बहुत ही ईजी था, एक फॉर्मूले पे चलता था। जैसे मैंने बता दिया कि 2 3 1 में लगता है तो आपको याद कर लेना 2 3 1 में लगता है, कोई भी समझने की ज़रूरत नहीं थी उसमें। ठीक है, फिर मैंने जैसे बता दिया कि पजेसिव प्रोनाउन के आगे नाउन का यूज मत कीजिएगा, तो आपने रट लिया, नहीं समझ आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, रट लिया सही है। पजेसिव एडजेक्टिव में के बाद नाउन का आना जरूरी है, ये सब चीज़ें ठीक थी। लेकिन अब जो हम लोग समझेंगे वो आपके अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करेगा। हर चीज़ रटाई नहीं जा सकती है ना, लेकिन मैं ऐसा समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप अगर जो मैं लिखवा दूंगा उसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ सर ने ऐसे ऐसे बताया था। ठीक है, तो आज मौसम भी अच्छा है और काफ़ी सुहावना मौसम। आप जहाँ पे पढ़ रहे होंगे आपको भी लग रहा होगा कि मौसम काफ़ी अच्छा है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। अब एग्ज़ाम के डेट्स भी आने शुरू हो चुके हैं, CGL का भी डेट्स आ चुका है, मेंस का, फिर 14 से 17 अक्टूबर के बीच में CHSL का भी डेट आ चुका है। जो रिमेनिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके डेट आ चुके हैं। फिर JEE जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे के एग्ज़ाम के डेट आ चुके हैं। CPUSI का फॉर्म आ चुका है, वो भी आप लोग को डालना है। CPUSI में तो इंग्लिश का बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत बड़ा रोल होता है आपको सिलेक्शन देने के लिए, क्योंकि CPUSI का जो मेंस का पेपर होता है उसमें इंग्लिश बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, आपको इस साल अगर आप बाय द वे कहीं बिगनर हैं तब तो फिलहाल आपको वक्त लगेगा, लेकिन अगर जो आप रिवाइज कर रहे हैं, ये कंप्लीट कर चुके हैं इंग्लिश का कोर्स, तो फिर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फ़िलहाल आप मेरा वीडियो मत देखिए, क्योंकि मैं कोई भी क्रैश कोर्स टाइप का नहीं चला रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही डीप में और बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई ये बैच है मैं CPUSI के पहले पूरा क्रैश कोर्स करके ख़त्म कर जाऊँगा। मुझे जहाँ तक लगता है मैं CPUSI में एडवर्ब तक पहुँचाऊँगा शायद से। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। तो अगर जो आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं तो मेरी बात मानिए, मेरा एक्सपीरियंस समझिए। आप अपने टीचर, जो आपके टीचर ने आपको पढ़ा रखा है इंग्लिश में, आप उसको देखिए, उसको रिवाइज कीजिए, आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो के अपेक्षा, क्योंकि अभी आप एडजेक्टिव एडवर्ब तक ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मेरा बस यही एक मैसेज था आप लोगों के लिए। फिलहाल जैसी आप लोग की इच्छा। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, अब भाई ऐसे ग्रेजुएट हो चुके हैं तो इतनी समझदारी आप लोग में आ चुकी होगी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। एक चीज़ मैंने नाउन में बताया था जब पजेसिव केस उसमें समझाया था कि जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, हिज, हर्स, देयर्स और आवर्स, और सबसे मेन योर्स। इसको बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं और यही बच्चे छोटे छोटे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। इसमें जो लास्ट में एस लगा होता है ये मैंने लिखवा रखा है पजेसिव प्रोनाउन में, लेकिन यहाँ पे मेरा प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको समझाना उचित समझ रहा हूँ। फिलहाल मैं लिखाऊंगा नहीं, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ये जो एस होता है, कई जगह एग्जामिनर क्या करता है, इस एस के आगे एक एपोस्ट्रोफी लगाता है, मतलब कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके दिखाता है। मतलब कि योर से ओबिडेंटली लिखना है तो वो इस तरह लिखेगा योर्स। ठीक है, लेकिन ये गलत होता है। असली क्या होता है ये। ठीक है, हम लोग कभी भी पजेसिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिएगा, पजेसिव प्रोनाउन में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो हम लोग समझेंगे
वो दूसरी चीज़। ठीक है, पहले रूल लिख लीजिए, पहले रूल लिख लीजिए। यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग यदि किसी वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग क्रिया ब्रैकेट में टू बी लिख लीजिएगा, क्रिया ब्रैकेट में टू बी के कॉम्प्लीमेंट के रूप में व्यक्त किया जाए, के कॉम्प्लीमेंट के रूप में व्यक्त किया जाए, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग क्रिया ब्रैकेट टू बी के कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाए, व्यक्त नहीं प्रयोग किया जाए, तो ऐसी स्थिति में वे सदैव सब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे सदैव सब्जेक्टिव केस में ही रहते हैं। अब पहले तो ये समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। पहले तो आप ये समझिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जैसे मैंने बोल दिया कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये होता क्या है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। आपको जब यही नहीं पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो आप समझोगे कैसे ये जो मैंने लिखवा रखा है। तो देखिए, दो चीज़ होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट। मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, उसको आप समझिएगा, एकदम दिमाग खोल के समझिएगा। एक चीज़ होता है ऑब्जेक्ट, मैं लिखवा दूंगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। देखिए, कॉम्प्लीमेंट हमेशा, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है, मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बताता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि, एक बात बताइए, मैंने बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आपकी यहाँ पे व्याख्या की गई है कि आप जो है वो अच्छा है, आप जो है वो अच्छा है। जैसे मैंने बोला कि राम एक महान पुरुष थे, राम एक महान पुरुष थे, तो यहाँ पे जो राम हैं उनकी व्याख्या की गई है उनकी महानता बता के कि राम महान थे, राम महान थे। तो महान कौन था, राम थे, तो राम की व्याख्या महान के जरिए की गई है। तो ये जो वर्ड है महान, वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे मैंने लिखा, इसको इसी में लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा राम इज अ डॉक्टर। अब जो ये डॉक्टर है ये बता रहा है ना कि राम ही डॉक्टर है। राम क्या है, डॉक्टर है। राम क्या है, डॉक्टर है। तो राम को ये डिफाइन कर रहा है, राम को ये क्या कर रहा है, राम के बारे में बता रहा है, राम की व्याख्या कर रहा है कि राम है एक डॉक्टर। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब पे डिपेंड करता है, वो वर्ब के बारे में बताता है। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बारे में बताता है। देखिए, ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन ही होती है विद द हेल्प ऑफ, मतलब कि किसी की सहायता से या फिर क्रिया का प्रभाव किसी पे पड़े। मतलब मैंने लिखा राम बीट्स रमेश, मैंने ये लिखा राम बीट्स रमेश, राम मारता है। किसको मारता, मारने का प्रभाव किस पे पड़ा, रमेश पे। तो ये रमेश क्या है, ये रमेश क्या है, ये रमेश एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये रमेश राम की व्याख्या नहीं कर रहा है, राम के बारे में रमेश नहीं बता रहा है। ये थोड़ी ना है कि राम ही रमेश है, ये थोड़ी ना बोला गया है। रमेश किसी भी तरीके से राम को बता रहा है, राम के बारे में बता रहा है, नहीं। ये तो ये बता रहा है कि राम जो क्रिया कर रहा है उसका प्रभाव रमेश पे पड़ रहा है।
राम जो क्रिया कर रहा है, मारने का जो क्रिया कर रहा है, जो वर्ब बिट है, उसका प्रभाव रमेश पे पड़ रहा है। तो ये जब प्रभाव पड़ रहा है तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर है, राम इज अ डॉक्टर, यहाँ पे जो डॉक्टर है, डॉक्टर राम की व्याख्या कर रहा है कि राम क्या है, डॉक्टर है। मतलब कि जैसे कहते हैं ना, नाउन क्या है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, तो उसका डेफिनेशन हो गया कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। वैसे राम इज अ डॉक्टर, राम क्या है, डॉक्टर है। तो डॉक्टर क्या कर रहा है, राम की व्याख्या कर रहा है। तो ये क्या हो गया, डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट। तो ये डॉक्टर क्या हो गया, ये डॉक्टर हो गया कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट की व्याख्या किया। ये रमेश क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। कैसे, क्यों, क्योंकि ये क्या किया है, रमेश ने क्या किया है, इस राम की द्वारा जो क्रिया की जा रही है उसका प्रभाव पड़ रहा है रमेश पे, इसलिए रमेश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। समझ में आया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको धीरे समझ में आ जाएगा, बस आप दिमाग खुले रखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही इज हैप्पी। ठीक है, ही इज हैप्पी। दूसरा मैंने लिखा ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, मैंने ये 2 सेंटेंस लिखा। अब देखिएगा, मैंने लिखा ही इज हैप्पी। ठीक है, यहां पे जो हैप्पी है ये ही की व्याख्या कर रहा है, वह खुश है। ठीक है, वह खुश है, मतलब कि कौन, खुश कौन है भाई, वह है। खुश कौन है, वह है, मतलब कि ये खुश जो है वह की व्याख्या कर रहा है, वह का नेचर बता रहा है कि वह खुश है, उसकी व्याख्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे ही प्लेज, वह खेलता है। यहाँ तक तो ठीक है कि वह के बारे में बताया जा रहा है कि वह खेलता है, लेकिन प्ले क्या है, वर्ब है। ठीक है, ये तो सबको पता है कि प्ले क्या है, वर्ब है। लेकिन ये क्रिकेट क्या वह की व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। न तो वह के बारे में बता रहा है, क्रिकेट किसी भी तरीके से वह के बारे में बता रहा है, नहीं, बल्कि क्रिकेट ये बता रहा है कि जो क्रिया हो रही है, प्ले जो खेला जा रहा है एक ही के द्वारा, वो क्या चीज है, क्रिकेट है। ठीक है, तो ये क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये हैप्पी क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, कुछ बच्चे इसको रट्टा मान लेते हैं कि इज के बाद जो भी आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। नहीं यार, क्यों रट्टा मानना, समझो ना इस बात को जो मैं समझा रहा हूं कि जब किसी भी तरीके से कोई वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट की भी हम लोग पढ़ेंगे, उसकी टेंशन ना लो। जब किसी भी तरीके से कोई वर्ड सब्जेक्ट की व्याख्या करता है तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट एक तरीके से एडजेक्टिव ही होता है, कॉम्प्लीमेंट एक तरीके से एडजेक्टिव ही होता है। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट भी नाउन की व्याख्या करता है, वर्ड सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन की भी व्याख्या करेगा, और एडजेक्टिव भी नाउन या प्रोनाउन की ही व्याख्या करता है। ही इज हैप्पी, हैप्पी खुश है, कौन है, वह है, वह क्या, प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड बता वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव। ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा एडजेक्टिव से, एक तरीके से होता है एडजेक्टिव है, पर कॉम्प्लीमेंट कब कहते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ही के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, खेलना, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्रिकेट पे। ठीक है, अब इसको एक तरीके से और समझते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा रमेश सिम्स हैप्पी, रमेश सिम्स हैप्पी। अब मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है, रमेश सिम्स हैप्पी। ठीक है, रमेश सिम्स हैप्पी, यहाँ पे कहने का मतलब है कि रमेश खुश प्रतीत होता है। तो यहाँ पे खुश किसकी व्याख्या कर रहा है, रमेश की व्याख्या कर रहा है ना। यहाँ सिम का जो प्रभाव है वो किसी पे नहीं पड़ रहा है, रमेश जो प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, खुश प्रतीत होता है। तो यह खुश जो है ये किसकी व्याख्या कर रहा है, रमेश की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
एक कॉम्प्लीमेंट हो गया कि रमेश कैसा है। पहली बात तो ये जान लीजिए व्याख्या करना का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके से, जैसे मैंने कहा कि आपका प्रधान कैसा है, तो आप उसका व्याख्या करते हो कि मेरा प्रधान बड़ा दुष्ट है या फिर मेरा प्रधान बड़ा ईमानदार है, मेरा प्रधान बड़ा घोटालेबाज है। तो आप जब प्रधान के बारे में लगते हो बताने, उसकी व्याख्या करने लगते हो कि मेरा प्रधान बड़ा ईमानदार है, तो जब आप उसी के बारे में ईमानदारी जो शब्द का यूज कर रहे हैं वो उसकी व्याख्या करने के लिए ले रहे हैं, उसके बारे में बताने के लिए उस वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो वही वर्ड कॉम्प्लीमेंट होता है। रमेश प्रतीत होता है हैप्पी, रमेश खुश प्रतीत होता है। रमेश कैसा प्रतीत होता है? खुश प्रतीत होता है। इसका मतलब कि ये जो वर्ड है वो रमेश को डिफाइन करने के लिए यूज किया जा रहा है। अगर जो मैं लिखा होता रमेश इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पे ऑनेस्ट क्या होता है? वो रमेश को व्याख्या करने के लिए, रमेश के बारे में बताने के लिए वो वर्ड यूज किया जाता है ऑनेस्ट, तो वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब का इफेक्ट जब उस पर पड़ने लगता है तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए, तो ये था कॉम्प्लीमेंट। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए, जो शब्द किसी वाक्य में, जो शब्द किसी वाक्य में सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है, उसे ही हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितने भी मैंने वर्ड लिखे हैं, वह आदमी है क्या है? अब इस आदमी को व्याख्या करने के लिए हमने कहा शॉपकीपर है। वह आदमी है क्या है? दुकानदार है। ठीक है, वह आदमी क्या है? दुकानदार है। तो आदमी को व्याख्या की, आदमी के बारे में हमें बताना जब चाहिए था, हमें आदमी के बारे में जब बताना है तो हमने एक वर्ड यूज किया शॉपकीपर है। भाई आदमी कैसा है यार? अब मैंने व्याख्या कर दिया कि आदमी कौन है, मतलब क्या करता है, तो आपने बोल दिया भाई आदमी दुकानदार है। तो ये दुकानदार आपने इसको बारे में बताने के लिए यूज किया, तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। मैंने बोला आदमी कैसा है, डरपोक कि निडर, डरपोक है कि वो है, तो आपने बोला कि यार आदमी बहादुर है, तो आपने बहादुर शब्द का यूज करके इस आदमी के बारे में बताया, इस मतलब कि ये सब्जेक्ट है, इसकी व्याख्या की, तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहीं पे लिखा होता द मैन फॉट, अब दूसरा मान लीजिए मैंने लिखा होता द मैन फॉट, ऑब्जेक्ट भी समझाते चल रहा हूँ, द मैन फॉट ब्रेवली। ठीक है, ये मैंने लिखा है द मैन फॉट ब्रेवली। अब मैंने ये जो वर्ड लिखा है द मैन फॉट ब्रेवली, यहाँ पे जो मैन है, ये ब्रेवली जो है ये बता रहा है कि आदमी ने काम क्या किया, आदमी के बारे में व्याख्या कौन कर रहा है? ये वर्ड कर रहा है ना, ये वर्ब बता रहा है कि आदमी क्या किया था भाई? लड़ा था। और कैसे लड़ा था? बहादुरी से लड़ा था। तो इस वर्ब के बारे में ये ब्रेव बता रहा है, ब्रेवली बता रहा है कि लड़ाई किया, कैसे किया? हिम्मत से किया। ठीक है, तो ये एडवर्ब है, न कि कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? तो जब कोई वर्ड का यूज हम लोग करते हैं, जैसे आप एक बात, ब्रेवली के साथ कभी नाउ मैन को वीरता के साथ आप आदमी की व्याख्या कर सकते हो। जैसे किसी ने पूछा वह आदमी कैसा है, तो आप ये बोलोगे वह आदमी वीरता है, कि वह आदमी वीर है। आप ये बोलोगे ना वह आदमी वीर है, तो वह आदमी वीर के लिए ब्रेव और वीरता के लिए ब्रेवली। ये हम लोग एडवर्ब में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो जब आप किसी वर्ड के हिसाब से किसी सब्जेक्ट की व्याख्या करते हो तो वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। अब मैंने लिखा द मैन इज जेनरस, मतलब कि आदमी, मान लो किसी ने पूछा यार आदमी कैसा, तो आपने बोला बड़ा दयालु है, तो इस आदमी के बारे में बताने के लिए दयालु वर्ड का यूज करते हैं। ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेवली ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि लड़ने का इफेक्ट ब्रेवली पे नहीं पड़ रहा है, बल्कि ब्रेवली तो
लड़ने के बारे में बता रहा है कि लड़ा, कैसे लड़ा, बहादुरी से लड़ा। तो जब कोई वर्ड नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के अलावा किसी और को डिफाइन करता है तो वो एडवर्ब कहलाता है। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। लेकिन अगर जो यहीं लिखा होता द मैन फॉट ऑन हिज फील्ड, ठीक है, ऑन हिज फील्ड मतलब कि उसके मैदान में लड़ा, ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑन हिज फील्ड हो जाता वो भी एडवर्ब होता, ठीक है। ऑन हिज, लड़ा, कहाँ लड़ा, जब भी आप किसी भी तरीके से वर्ब के बारे में डिफाइन करते हो तो वो क्या हो जाता है, जब भी आप किसी वर्ड नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के अलावा किसी वर्ड का डिफाइन देते हो किसी भी तरीके से तो वो एडवर्ब होता है। वो एडवर्ब, इसको छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, एडवर्ब जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत डीप में समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ये उम्मीद है। अभी एडवर्ब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, तो अभी एडवर्ब फिलहाल के लिए थोड़ा सा दिमाग से निकाल दीजिए, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल के लिए कॉम्प्लीमेंट समझ में आया, जो भी वर्ड किसी भी तरीके से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की व्याख्या करे वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए, तो ये था कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने जो रूल लिखवाया है, अब उस रूल को देखिए। मैंने क्या रूल लिखवाया है कि जब भी हम किसी वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग क्रिया के कॉम्प्लीमेंट मतलब कि टू बी के कॉम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं तो उसको हम लोग हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में रखते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है वो हम लोगों ने क्या किया, मैंने वो जो चार्ट दिया उसी में है, ठीक है, तो वो आप देख लेना। देखिए, अब इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने ये लिखा, इट इज मी हु हैज कॉल्ड यू, हियर, ठीक है, कॉल्ड यू हियर। अब यहाँ पे यही पे मैं जो रूल लिखवाया हूँ वो ये रूल लिखवाया हूँ कि जब भी ये जो पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है अगर वो टू बी मतलब कि बी, एक बात याद रखिएगा, बी के ही फॉर्म होते हैं, ये हम लोग अभी पैसिव वॉइस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बी के ही फॉर्म होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, ये बी के फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, बी के फॉर्म। तो मैंने यही लिखवाया है, ये लिख लीजिए आप कहीं ब्रैकेट में कि बी के ये फॉर्म होते हैं, ठीक है, इज, आर, एम, वाज, वर बी के ही फॉर्म होते हैं। तो मैंने ये लिखा है कि जब टू बी के क्रिया के रूप में हम लोग कभी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। देखिए, अगर जो मैं ये समझाना चाहूँ आपको, तो मैं अगर जो ये लिखूँ इट इज आई होगा, क्या होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तो सही क्या हो जाएगा, इट इज आई हु हैज कॉल्ड यू हियर, ठीक है। अब देखिए, अब ये पता चले कैसे चलेगा कि कॉम्प्लीमेंट है। कहने का मतलब ये है कि मैं ही हूँ वो कौन है, मैं हूँ, वो कौन है, मैं हूँ। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है, ये जो प्रोनाउन है, ये वह को डिफाइन कर रहा है कि मैं ही हूँ वो, मतलब कि राम ही है वो जिसने रावण को मारा। तो कौन है भाई, राम कौन है, जिसने रावण को मारा, मतलब कि वह कौन है जिसने रावण को मारा। तो वह को अब डिफाइन किया कि राम, तो राम क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। मतलब मैं ये बोलूँ इट इज़ राम हु किल्ड, जैसे मैं ये लिखूँ, ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने लिखा इट इज राम हु किल्ड रावण। मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार, इतने फोर्स से नहीं तो सीधे सीधे लिखवा सकता था रूल कि जब भी इट इज वाला फॉर्म आए, आप लिख भी सकते हैं ट्रिक के रूप में कि जब भी इट इज वाला फॉर्म आए तो उनके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में करते हैं। पर मैं ये रटवाना नहीं चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे लिखा वह, अब ये आप क्वेश्चन पूछिए कि वह कौन है भाई जिसने रावण को मारा, तो वह के बारे में अब डिफाइन किया, राम है वो। तो ये राम क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, वह का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, वह का कॉम्प्लीमेंट, वह को व्याख्या कर रहा है राम। वह कौन है, राम है, वह कौन है, राम है। तो यहाँ पे भी यही है, इट इज का कॉम्प्लीमेंट आई है। तो जब भी ऐसा होता है कि
अगर जो टू बी का फॉर्म के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आए पर्सनल प्रोनाउन तो उसको हमेशा सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। नहीं अगर जो ये रूल समझ में आ रहा है तो सीधी सी बात ये समझिए कि इट इज के बाद हमेशा पर्सनल प्रोनाउन आता है, हमेशा पर्सनल प्रोनाउन ही आता है, ठीक है, न कि सॉरी पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में ही रहता है, सब्जेक्टिव केस में ही रहता है, न कि ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लीजिए। मैंने पहले बोला था कि आज से जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही मतलब टेढ़ी खीर होगी, वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। जैसे मैंने लिखा इट इज देम हु आर अगेंस्ट मी, हु आर अगेंस्ट मी। अब यहाँ से आप जो रूल पढ़ेंगे उसमें अगर जो आपको इंग्लिश की समझ है, आप इंग्लिश जानते हैं, थोड़ा बहुत उसका सेंस निकाल ले रहे हो तो आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। अब जैसे मैंने लिखा वे वही हैं जो मेरे खिलाफ हैं। अब यहाँ पे वे जो है वह का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे जो वे है वो वह का कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने बताया जब भी इट इज का कॉम्प्लीमेंट आए तो जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका हमेशा क्या रखते हैं हम लोग, सब्जेक्टिव फॉर्म में रखते हैं। तो देम की जगह क्या होगा, दे, इट इज़ दे होगा, ठीक है। और अगर जो नहीं समझ में आया तो आप सिंपल सी बात याद रखिए, इट इज के बाद जब भी कोई पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही होगा, ठीक है। किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। ये लिख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट रूल लिखिए, नेक्स्ट रूल लिखिए। लेट से आरंभ होने वाले वाक्यों में, लेट से आरंभ होने वाले वाक्यों में सदैव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में ही रखना चाहिए, सदैव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में ही रखना चाहिए, ठीक है। देखिए ये क्यों होता है, ये हम लोग जब वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें दो तरीके से वर्ड होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ड, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल रूल के रूप में आप इसको याद रखिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल दिया, लेट आई डू माई वर्क, डू माई वर्क। तो जो रूल लिखा है उसके हिसाब से जब भी लेट के बाद कोई प्रोनाउन यूज होता है तो वो हमेशा सब ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो आई किस केस में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में, तो सही क्या होगा, लेट मी, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, तो लेट मी डू माई वर्क, ठीक है। तो यही लिखा था। एक और रूल लिख लीजिए, लेट, अब एग्जाम्पल लिख लीजिए, लेट हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, गो देयर, ये क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि लेट के बाद हमेशा सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना चाहिए पर्सनल प्रोनाउन को, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है। दूसरा देख लीजिए, क्वेश्चन जो बनता है वो इस पे बनता है, जो मैं थर्ड एग्जांपल लिखवा रहा हूँ। क्या करता है, लेट के बाद एक यू यूज करता है, लेट यू एंड आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे दिया, अब आपको पढ़ने में ये बड़ा अच्छा लगेगा, लेट यू एंड आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे जब बच्चा देखता है यू और आई दोनों, यू क्या है, एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने जो चार्ट दिया है टेलीग्राम चैनल पे वो चार्ट रखा हुआ है, आप जाके उसको देखिए। यू जो होता है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में यू ही रहता है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यू सब्जेक्टिव केस में है और आई भी सब्जेक्टिव केस में, नहीं, यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आई को चेंज करना होगा हमें, आई की जगह क्या होना चाहिए, मी, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन बनेगा, यू एक ले लेगा और उसके बाद दूसरा जो लेगा वो सब्जेक्टिव केस में रखेगा। तो आपको पता होना चाहिए यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में सेम यू ही होता है, ठीक है। अब बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट समझाने में आपको टाइम ज़्यादा लग गया।
अगर आपको कॉम्प्लीमेंट न समझ में आए तो आप एक बार फिर रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाए। नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर, ठीक है। और बस, और मौसम का मज़ा लीजिए, ठंडी ठंडी गरम सॉरी ठंडा क्यों, वो गर्मी का मौसम थोड़ी ना। अभी फ़िलहाल बारिश आ गया, मानसून अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मैं जहाँ हूँ यूपी में हूँ, वहाँ पे तो फ़िलहाल आ चुका है मानसून। अब गरम पकौड़ी गरम चाय के साथ मज़ा लीजिए और मेरा लेक्चर देखते रहिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप एफर्ट डालिए। देखिए, आपको 100 में से जो मैंने बताया कि 10 बच्चों की लिस्ट में आना, तो ऐसे नहीं आ जाएंगे आपकी कोई भी रूल रट लिया। आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना होगा कि यार नहीं, ये थोड़ा सा और आगे जाते हैं। आप एक लेवल और जब ऊपर उठोगे ना, तभी आप बच्चों में आओगे, उन 10 बच्चों में की लिस्ट में, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बस रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। वर्ड पावर पे आप लोग को ध्यान देते रहना। मैंने अभी तक तो 40-50 वर्ड आपको मिल ही गए होंगे। फिलहाल अब जैसे मैंने वर्ड कंप्लीट कर लूँगा तो आपको छूट मिल जाएगा पेपर पढ़ने का। जब आप पेपर पढ़ने लगेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, वर्ड और कई तरीके के स्ट्रक्चर मिलेंगे जो आपके लिए नया होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपका जो भी मेरी नई वीडियो है आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।